हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको HSSC, SSC, NTPC में आपके काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने वाला पहला देश कौन था? विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST? तो आप इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन ए। फ्रांस में ये लागू किया गया था 1954 में। इंडिया में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। और भारत विश्व का 161वां देश है जिसने GST लागू किया था। GST के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। GST को इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ये GST के टैक्स स्लैब्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको GST के बाहर रखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? विच पैनल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री? तो बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रंगराजन पैनल। रंगराजन जी ने ही चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वॉज अकॉर्डेड द महारत्न स्टेटस इन फरवरी 2013? चलिए अब इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल। अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप नोट करते रहिएगा मेरे साथ में। तो लिखिए, PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके अंतर्गत आपके यहाँ 3 तरह की कंपनियां आती हैं। पहली महारत्न, दूसरी नवरत्न और तीसरी मिनी रत्न। महारत्न क्या होती है? जो कंपनी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन यानी कि बिना किसी भी सरकारी परमिशन के उस अपने प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जबकि नवरत्न और मिनी रत्न ये नहीं कर पाते हैं। महारत्न के अंदर आपकी 10 कंपनियां आती हैं, नवरत्न में 14 और मिनी रत्न में आती हैं आपकी 73 कंपनियां यानी कि 73। तो आप महारत्न कंपनियां कौन सी हैं वर्तमान की, हम देखते हैं। NTPC, ONGC, सेल, IOC, CIL, भेल, गेल, BPCL, HPCL, PGCIL, ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? बताइए इसका आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जनसंख्या यानी कि मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो सभी एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा? If there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequence would be. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी डिफ्लेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
डिफ्लेशन। अब थोड़ा मैं आपको ये टर्म समझा देती हूँ जो ऑप्शन में आई हुई हैं। डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति का मतलब होता है जैसे कि प्राइस डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि पैसे में घटोतरी। और जो आपका ऑप्शन डी है इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन का उल्टा होता है। इसमें सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है, और डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है। और आपका जो ऑप्शन ए है यह है हाइपर इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किसी गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और एक है आपका सी ऑप्शन डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी करेंसी की वैल्यू घट जाती है। जैसे कि अगर अपनी इंडियन करेंसी है, इसकी वैल्यू घट जाएगी तो उसको हम डीवैल्यूएशन कहेंगे, कि हमें जो उसका फिक्स एक्सचेंज है उसमें उसकी कीमत कम हो गई है। हमारी इंडियन करेंसी की अगर किसी फिक्स एक्सचेंज में कीमत कम हो जाती है तो हम उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर? इसका आंसर क्या होगा बताइए, थोड़ा आप सोचिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी आपका इसका सही आंसर होगा। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि क्वाटरनरी सेक्टर होता क्या है। पहली बात, 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी और जो चौथा है वो है क्वाटरनरी। पहले में एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर आएंगी एग्रीकल्चर और फिशिंग। एग्रीकल्चर जैसे कि हम लगाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से गतिविधियां जो इसकी होती हैं वो भूमि से, जल से या वनस्पति से ही निर्भर करती हैं। जैसे इसके अंदर का प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे अपने कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आदि। ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन को उगाया और उसकी जो प्रोसेसिंग हमने की है वो आएगी सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का मतलब होगा हमें जो सेक्टर सर्विसेज देता है उसको हम टर्शियरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और जो हमारा क्वाटरनरी सेक्टर होता है यानी कि चतुष्कोणीय होता है, उसके अंतर्गत हमारे जितने भी रिसर्च के जितने भी हमारे काम होते हैं रिसर्च से संबंधित, वो सब हमारे क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर पर निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन अ इकोनॉमिक इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आप बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? थोड़ा सोचिए, उम्मीद करती हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा। जब किसी गुड की सप्लाई तो कम हो और उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो तो उसे हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। और अब हम थोड़ा सा आपके अदर ऑप्शंस हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। आपका डी ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है जब किसी कंट्री की ग्रोथ कम है और बेरोजगारी बढ़ रही है और गुड्स के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, इस कंडीशन को हम मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। और आपका जो है ऑप्शन ए डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर किसी गुड्स के ऊपर प्राइस बढ़ने की दर कम हो रही है तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन कह देते हैं। और आपका ऑप्शन बी डिफ्लेशन क्या होता है?
इन्फ्लेशन का डायरेक्ट उल्टा, यानी कि डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, इसका अर्थ होता है डिफ्लेशन। अपस्फीति से कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा आपका पीसी महलनोबिस, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में डैश में पारित किया गया। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन डैश। अब ये बहुत ही रिमेम्बरेबल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आसानी से देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1949। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार डैश महीने में मिलते हैं। द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन अ ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने।